डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि हम लाइव क्लास के भरोसे नहीं रह सकते ना, लाइव क्लास के भरोसे रह गए ना तो लाइव क्लास तो बहुत कम लग पाती है। क्यों? स्टूडेंट आते हैं एक दो, फिर वो उतना स्मूथली मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा। अब ये क्या होता है देखो, दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, पहले हमें समझना होगा। एक होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हिंदी में निवल लाभ या शुद्ध लाभ भी बोलते हैं। ये नेट प्रॉफिट हम कहां से कैलकुलेट करते हैं आपको पता है? पीएनएल अकाउंट बना करके या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये नेट प्रॉफिट। यहां पर नेट प्रॉफिट की बात नहीं चल रही है, यहां पर किसकी बात चल रही है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की। वो नेट प्रॉफिट से थोड़ा अलग है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पता है? ये कैसे आता है? आपको नेट प्रॉफिट लेना है और इस नेट प्रॉफिट में से आपको लेस करने हैं अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी तरीके के डेप्रिसिएशन बाकी है, चाहे पिछले साल किसी वजह से ज्यादा लॉस होने की वजह से आप डेप्रिसिएशन दिखा नहीं पाए, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये सारे लास्ट ईयर के जो अरियर ऑफ डेप्रिसिएशन है, ऐसे डेप्रिसिएशन जो लॉस होने की वजह से या किसी वजह से आप दिखा नहीं पाए, वो आपको लेस करना होगा नेट प्रॉफिट में से। उसके अलावा आपको लेस करना होगा प्रीवियस ईयर लॉसेस, पिछले सालों की हानियां, ईयर लॉसेस। प्रीवियस ईयर लॉसेस जब आप लेस करेंगे और किसी प्रकार का कोई डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया है पहले, तो अब कर दो। अब ये दोनों लेस करने के बाद में फिर जो आपके सामने आएगा, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें एक चीज और होगी, देखो, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसमें एक चीज और होगी, फिर आप लेस कर दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर रहे हो आप? रिजर्व के अंदर अगर कोई प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, हर कंपनी अपने पास संचय रखती है ना, उसमें कोई अगर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रही है, तो ये तीनों चीजें नेट प्रॉफिट में से लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, हाँ, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे, इसका क्या करते हैं? इसको हम डिविडेंड के तौर पर किसको देते हैं? शेयर होल्डर को, लाभांश के रूप में बांट देते हैं। अब हमको पढ़ने हैं कि भाई डिविडेंड के रूप में जो हम किसी भी प्रॉफिट को बांटते हैं या फिर हम किसी भी प्रॉफिट को रिजर्व के रूप में अपने पास में रख लेते हैं, तो उससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रोविजंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स यानी कि लाभों को संचय में हस्तांतरित करना। कोई भी कंपनी
अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकती है, तो कितना कर सकती है और इसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगता है? तो सबसे पहले इसके ऊपर सेक्शन लगता है सेक्शन 123 का सब सेक्शन या क्लोज 1 किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट। अब कंपनी पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं? क्वेश्चन आता है हाउ मच, कितने प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां पर? रिजर्व्स के अंदर। तो लिखा हुआ है नो लिमिट, कितना भी कर सकते, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप कितना भी प्रॉफिट जो है वो अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, चलो खत्म। फिर आता है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड से रिलेटेड चीजें क्या है वो पढ़ा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहां से क्वेश्चन बनता है, और सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट वो है डिविडेंड से बनता है। डिविडेंड को मैं पूरा एक टेबल से आपको समझा देता हूं। डिविडेंड मतलब लाभांश, एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को देते हैं ना अपन, तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स है, कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उसका पेमेंट का क्या प्रोसेस है ना, कितने टाइम में करना होता है, कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं। तो आइए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है? सबसे पहले एक सेकंड बस, सबसे पहले कंपनी को एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर, उस एजीएम के अंदर, उस मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को पास करना होता है ओआर, यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य प्रस्ताव, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, सामान्य प्रस्ताव। किस चीज का प्रस्ताव पास करना होता है? ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है, सामान्य प्रस्ताव जो, ये कैसे पास होता है? वोटिंग के थ्रू। कौन वोट करते हैं? मेंबर्स बोलो या शेयर होल्डर बोलो। आप कंपनी अकाउंट के लेक्चर्स देख रहे होंगे ना, कहां पर मिलेंगे आपको कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर? अगर आपके कंपनी लॉ है, सिलेबस के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट है आपके, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं कम से कम 13 लेक्चर डाल रखा हूं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर फ्री में। तो जो एजीएम होती है वो किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। उसमें शेयर होल्डर वोट करते हैं कि जो उनको डिविडेंड दिया जाने वाला है उससे रिलेटेड वो वोट करके एक प्रस्ताव पास करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, जिसको बोलते हैं ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओआर जो होता है ना, वो कब पास होता है? जब 51% से ज्यादा वोटिंग फेवर में आ जाती है, तब ओआर पास होता है। एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है जिसको एसआर बोलते हैं, उसमें 75% प्लस वोटिंग चाहिए होती है, उससे भी ज्यादा। लेकिन यहां पर ओआर पास करना है। कौन पास करेंगे? एजीएम के अंदर किया जाएगा। शेयर होल्डर्स वोटिंग के थ्रू ओआर पास कर देंगे कि कितना डिविडेंड देना है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि डिविडेंड की रेट, डिविडेंड कितना देना है वो कैसे पता चलता है? तो डिविडेंड की जो रेट है, डिविडेंड रेट, डिविडेंड कितनी दर से देना है, वो प्रपोज्ड की जाती है, प्रपोज्ड बाय बीओडी। अब ये क्या होता है सर? भाई 10% डिविडेंड देना है, 12% देना है, ये प्रपोज कौन करता है? इसको प्रस्तावित कौन करता है? प्रपोज बाय बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में बोलते हैं संचालक मंडल। कंपनी में जो डायरेक्टर काम करते हैं ना, कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा होगा आपने,
जैसे 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर का होना जरूरी है, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मैक्सिमम तीनों में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, 15। तो वो जितने भी आपके डायरेक्टर हैं उसमें वुमेन डायरेक्टर भी होता है, आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है, माइनॉरिटी डायरेक्टर भी होता है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक इंटरेस्ट रेट 10%, 15% मान लेते हैं हम, 10%। इन्होंने प्रपोज की कितनी, 12% मान लो, 12%। तो ये 12% की रेट से डिविडेंड की रेट ये कौन प्रपोज करेगा, बीओडी प्रपोज करेगा, डिविडेंड रेट प्रपोज कर दी 12%। अब 12% डिविडेंड देना है या उससे कम देना है, इसके ऊपर ओआर पास करता है कौन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर वोट देंगे कि भैया 12% या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेट प्रपोज करी है उतना या उससे कम का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है एजीएम के अंदर, शेयर होल्डर वोट करके ओआर पास कर देते हैं। ओके, अब एक बार ओआर पास हो गया, ये कहानी आपको समझ में आई होगी पूरी अच्छे से, ठीक है। ये आप थ्योरी में आपको लिखना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ओआर पास करने के बाद में, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद में विद इन 5 डेज, कितने, 5 दिन, कितने दिन के भीतर, 5 डेज, 5 दिन के भीतर कंपनी शुड ट्रांसफर, क्या एक्शन लेना होता है देखना समझना, 5 दिन के भीतर क्या करना होता है, कंपनी शुड ट्रांसफर डिविडेंड अमाउंट, ट्रांसफर डिविडेंड अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। मान लेते हैं जो भी रुपए हो रहे हैं 12% के हिसाब से जो भी डिविडेंड का अमाउंट बन रहा है, वो अमाउंट जिस दिन एजीएम के अंदर ये ओआर पास हुआ उसके 5 दिन के भीतर भीतर वो डिविडेंड की जो राशि है, लाभांश की जो अमाउंट है, उसको कहां जमा कराना होता है, वहां उसको जमा कराना होता है एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर। कितने दिन के भीतर, 5 दिन के अंदर कंपनी शुड ट्रांसफर डिविडेंड अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज। ये कौन बोलता है, ये बोलता है सेक्शन नंबर 123, अंडर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आ गया। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, डिविडेंड की रेट को प्रपोज करते हैं, फिर एजीएम के अंदर शेयर होल्डर क्या करते हैं, उस डिविडेंड की रेट जो प्रपोज करी है उस पर वोट देके ओआर पास कराते हैं, और फिर वो जो अमाउंट है डिविडेंड का वो 5 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करना होता है अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, फिर उसके बाद जिस दिन, ये तो 5 दिन यहां से गिनने हैं, हर चीज यहीं से गिननी है, कहां से, जिस दिन ओआर पास हुआ है एजीएम के अंदर, तो यहां से 14 दिन के अंदर, कितने, 14 डेज, जिस दिन ओआर पास हुआ, डिविडेंड प्रपोज हो गया, डिक्लेयर हो गया, उसके 14 दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर कंपनी पे सीडीडीटी टू गवर्नमेंट, पे सीडीटी टू गवर्नमेंट। सीडीटी क्या होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सीडीटी क्या होता है, सीडीटी मतलब कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टैक्स जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है जिसको बोलते हैं सीडीटी। सीडीटी कितने दिन के अंदर अंदर जमा कराना होता है गवर्नमेंट को, जिस दिन ओआर पास हुआ उसके 14 दिन के अंदर सीडीटी गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ओके, अब आ रही है मेन चीज। कौन सी मेन चीज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको मेन चीज समझ में आ जाए, वैसे सारी मेन ही है। जिस दिन डिविडेंड ओआर में डिक्लेयर हुआ, ओआर पास हुआ, उसके, अब समझना, उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज, 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, कंपनी सेल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कंपनी सेल डिस्ट्रीब्यूट
डिविडेंड विदिन 30 days अंडर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट। 127 सेक्शन बोलता है कि जिस दिन डिविडेंड ओआर के अंदर, ओआर पास हो गया एजीएम के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो डिविडेंड जो आपने सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखा हुआ ना, उसको यहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब शेयर होल्डर के खातों में डाल देना, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ओके, अगर नहीं करे तो, अगर ऐसा किसी वजह से नहीं कर पाए तो आगे वाले यहां से गिनने, हम यहां से आगे 7 days के अंदर, 7 days एनी डिविडेंड रिमेनिंग, एनी डिविडेंड रिमेनिंग मतलब शेष बच गया हो, अनपेड, जो किसी वजह से अनपेड रह गया, अनपेड रह गया, कोई भी वजह हो सकती है, एक दो वजह मैं बताऊंगा, अनपेड shall be deposited in unpaid dividend account within 7 days। जब डिविडेंड ओआर में डिक्लेयर हो गया, ओआर पास करा दिया एजीएम के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। लेकिन किसी ने अपनी अकाउंट की डिटेल गलत दे दी, या किसी वजह से किसी का अकाउंट क्लोज हो गया, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो उसके आगे के 7 दिन, 30 के आगे के 7 दिन के अंदर अंदर उस अमाउंट जो पे नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। मतलब इस बैंक अकाउंट से निकाल के अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये देखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना होगा। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर वो डिविडेंड का अमाउंट जो अनपेड है, किसी वजह से पे नहीं हो पाया, वो 7 साल तक इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ताकि सामने वाला जब भी जाग जाए नींद से और हमको बोले हमारा डिविडेंड दो, तो उसको दे देंगे। तो 7 ईयर तक तो इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा। 7 साल बाद की कहानी देखो, आगे 7 ईयर तक तो यहां पड़ा रहेगा, 7 साल बाद, 7 साल तक यहां पड़ा रहेगा, 7 साल बाद एनी सम, कोई भी अमाउंट, एनी सम इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 ईयर shall be transferred to investor education protection fund account under section 125 of कंपनीज एक्ट 2013। समझाता हूं क्या, 7 साल तक इंतजार करेंगे कि पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहे, सामने वाला शेयर होल्डर आ जाए और उसको हम दे दें। 7 साल तक अगर वो नहीं आता और कुछ पैसा इस अकाउंट में पड़ा है 7 साल से, तो 7 साल होते ही, कंप्लीट होते ही वो पैसा ट्रांसफर करना है, कहां, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। गवर्नमेंट का एक फंड है जो इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए खर्च करता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाता है ना। आपने म्यूचुअल फंड का, शेयर मार्केट का आपने ऐड देखा होगा, तो उसमें लास्ट में आता है ना लिखा हुआ, बाजार जोखिमों के अधीन आता है ना, रिस्क है इसमें। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट लोगों को एजुकेट करने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें जो पैसा होता है गवर्नमेंट खर्च करती है। तो अनपेड डिविडेंड जो है 7 साल बाद इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आया समझ में पूरा? बताइए एक बार, फिर थोड़ा सा और चीज है वो बता देता हूं मैं आपको। हाँ जी,
प्लीज रिप्लाई। रिपीट इतना अच्छे से तो बताया, वैसे मैं रिपीट तो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहानी स्टार्ट होती है यहां से। कहां से? एजीएम के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, 5 दिन के अंदर अंदर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, 14 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर एक सीडीडी टैक्स आता है वो पे करना है, 30 दिन के अंदर अंदर उस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अगर 30 दिन के बाद 30 दिन तक अगर वो पैसा आपने ट्रांसफर नहीं किया किसी भी वजह से, तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और वहां पर 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा। यहां पर 7 साल तक वो पैसा पड़ा रहेगा। 7 साल बाद में अगर कोई ऐसा पैसा है तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। बताओ। अकेला संजय ही है क्या, और कोई नहीं है क्या बेटा? करो रिप्लाई प्लीज। गजेंद्र अभी आए हो क्या, पहले से हो? ओके। अच्छा एक चीज और है, अगर कोई इसमें डिफॉल्ट करता है, मेन डिफॉल्ट इसमें करता है, कौन से में? इसमें, कि 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड को क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब उसको बांटना होता है। अगर कोई भी इसमें क्या करता है, डिफॉल्ट, किसी वजह से कोई डिफॉल्ट कर देता है, गलती कर देता है, वो ऐसा नहीं कर पाता है जानबूझ के, तो कंपनी में पेनल्टी ये होती है कि 18% से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? शेयर होल्डर को। किस पर? जो डिविडेंड आपने पे नहीं किया उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो ऑफिसर्स हैं, डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर ने, डायरेक्टर ने गलती करी है तो उसको 2 साल की जेल हो सकती है, इम्पर क्या बोलते हैं उसको, जेल को क्या बोलते हैं यार, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मेरे को, तो 2 साल तक की जेल हो सकती है। और इसके अलावा 1000 रुपीज, 1000 रुपए है शायद, हाँ बता देता हूं मैं आपको, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज है या 2000 है, 1000 ही है, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तब तक। तो 1000 पर डे, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तब तक पेनल्टी लगेगी। अगर कोई डिफॉल्ट करता है 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड को बांटता नहीं है शेयर होल्डर को, तो ओके। तो ये मैंने आपको बहुत कम से कम 3-4 पेज की थ्योरी जो है इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको समझा दी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिविडेंड के बारे में, सेक्शन नंबर 123, 124, 125, कहां से? सेक्शन 123 इसमें कवर हो गया है, 124 हो गया है, 125, 126, 127, ये सारे सेक्शन इसमें कवर है, तो वो आप आराम से लिख पाएंगे। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से कौन कौन से बच्चे जो अभी हैं वो डेली लाइव क्लास अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हो भाई तो बता दो, डेली आओ 4-5 जने तो मैं लाइव लगाऊं। और अगर आप लाइव नहीं आना चाहते तो भी मुझे बता दो, तो कम से कम आप वहां कंटेंट में जो मैंने आपको बताया वहां से आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओ। यहां से कंटेंट सेक्शन में मैंने सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं ताकि आप अपना यहां से सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। बताइए। लाइव क्लासेस में नहीं, लाइव क्लासेस में तो अभी की रिकॉर्डिंग है, कंटेंट में मैंने सारे लेक्चर विथ नोट्स डाल दिए। आई एम इंटरेस्टेड, ओके सपना, सपना तो क्लास अटेंड करती है हमेशा ही। और कौन है भाई जो करना चाहते हो तो बोल दो, नहीं करना चाहते हो तो बोल दो। कम से कम 3-4 स्टूडेंट तो होने ही चाहिए। अब तुम हो ही 3-4 जो लाइव आते हो, उसमें से भी 1-2 बहुत कम आते हैं, मैं भी। तो बेटा इंटरेस्टेड हो तो क्लास अटेंड करो ना, ठीक है।
तो सपना ने बोला है, संजय ने बोला है, गजेंद्र ने बोला है। मनीष, मनीष है, चला गया है तो सही, रिप्लाई कर दो प्लीज बच्चा। संजय तो हमेशा करता है, संजय और सपना दो बच्चे ही तो करते हैं कंटिन्यू, और तो कोई है ही नहीं। कभी कभी गजेंद्र आ जाता है, कभी कभी, कभी कभार। तो सिंपल है, जो इंटरेस्टेड है वो लाइव क्लास अटेंड करो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपको टाइम मिल रहा है तो यहां से भी आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर लो ताकि ज्यादा बर्डन ना पड़े। ओके गजेंद्र, ठीक है, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। जैसे एक चैप्टर यहां से कर लो, एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, अभी अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक महीना है, एक दो चैप्टर यहां से लाइव में कर लो, एक दो चैप्टर तो हो ही जाएंगे लाइव क्लास के अंदर। इसके अलावा कुछ चैप्टर आप यहां से कर लो, जैसे आपका ये चैप्टर हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 6 तक मैंने लाइव में करा दिए। अब जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, एक यहां से ये कर लो, या फिर अमालगमेशन उठा लो, या रिकंस्ट्रक्शन उठा लो, या अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी उठा लो, या अकाउंटिंग ऑफ लिक्विडेशन उठा लो, या कैश फ्लो उठा लो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो। तो कुछ यहां से कर लो, कुछ हम लाइव कर लेंगे, इस तरीके से एक महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, हाँ बिल्कुल, अप्रैल में एग्जाम होंगे ना आपके बेटा, फिर और कितना लेट करेंगे, मार्च के एंड में हो सकता है आपके पास न्यूज आ जाएगी, एक बार होली निकलने तो आ जाएगा न्यूज़पेपर में। हमेशा मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाते हैं, इस बार अप्रैल में होंगे, और क्या, वो कोविड की वजह से मई जून जुलाई में गए थे, अब थोड़ी जाएंगे, अप्रैल में एग्जाम कराएंगे, है ना, एक महीना एग्जाम चलेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जुलाई में वापस एडमिशन स्टार्ट होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो, दूसरे सब्जेक्ट भी कर दो। कंपनी लॉ के तो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे, कंपनी लॉ के, है ना, तो कंपनी लॉ के वहां से देखो, कॉर्पोरेट के यहां से ये इतने सारे रिकॉर्डेड चैप्टर डाल रखे हैं, कुछ यहां से कर लो, कुछ हम लाइव करा रहे हैं, इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो आप। ओके, ठीक है, आगे हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइव आइए, और जो यहां से कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, अगर रिकॉर्डेड कुछ देख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ओके, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।